चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूके के बारे में, है ना। इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ रहे हैं हम लोग यूके के बारे में। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, है ना। ये समझिए, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में, है ना। जैसे जैसे हम इसकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स समझते जाएंगे वैसे वैसे हमें इसकी पॉलिटिक्स बढ़िया से समझ में आएगी। ठीक है, जैसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पे एक टेरिटरी है, यहाँ पे एक टेरिटरी है, उसका नाम रखते हैं हम लोग इंग्लैंड। ठीक है, सबसे ये टेरिटरी है, उसका नाम क्या है? इंग्लैंड। ठीक है, इसके ऊपर में एक और टेरिटरी है ना, इसका नाम देते हैं हम लोग स्कॉटलैंड। क्लियर है? इंग्लैंड की राजधानी बताइए आप लोग को। इसकी राजधानी है, कैपिटल है लंदन, है ना, लंदन इसकी कैपिटल है। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग। एडिनबर्ग ये स्कॉटलैंड की कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ज़मीन बना लेते हैं, एक ज़मीन का टुकड़ा, टेरिटरी, है ना। इसका नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, और इसी से टच होता हुआ एक और टेरिटरी है, एक ज़मीन का टुकड़ा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, इसकी कैपिटल है डबलिन, DUBLIN, डबलिन। नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, स्कॉटलैंड की कैपिटल तो बताइए आपको, ये कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है, गौर कीजिएगा। एडिनबर्ग क्या है? कैपिटल है। ठीक है, लंदन क्या है? लंदन कैपिटल है। क्लियर? यहाँ पे एक और जमीन का टुकड़ा है, आपको पता है, जो सटा हुआ है इससे, इसको बोलते हैं वेल्स, WALES, वेल्स। ठीक है, वेल्स का कैपिटल क्या है? कार्डिफ, CARDIFF, कार्डिफ। ठीक है, स्कॉटलैंड का कैपिटल एडिनबर्ग, इंग्लैंड का कैपिटल लंदन, वेल्स का कैपिटल कार्डिफ, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कैपिटल डबलिन। डबलिन सबसे बड़ा शहर भी है इसका, है ना। चलिए, और नॉर्दर्न आयरलैंड का कैपिटल क्या है? बेलफास्ट। ठीक है, जरा समझने का प्रयास कीजिए कि यूके कैसे बना है ना, किन किन जगहों से, किन किन चीज़ों से मिला करके यूके का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जमीन का ये टुकड़ा जिसे हम इंग्लैंड कह रहे हैं, स्कॉटलैंड कह रहे हैं, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। ठीक है, चलिए अच्छा, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक आयरलैंड के लेफ्ट साइड में, है ना, इस साइड में अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे सब जगह क्या है? ओशियन है ना, ओशियन। आपको इसे पता होगा कि यहाँ पे ओशियन है। कौन सा ओशियन है यहाँ पे? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का ही पानी है जो हर जगह यहाँ पे है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और, ये हो गया आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ये किधर है? ये हम देख रहे हैं कि नॉर्थ आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के लेफ्ट में है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, है ना, महासागर इधर है। चलिए इसकी इधर बात करते हैं, स्कॉटलैंड के राइट साइड में। तो यहाँ हम लोग जानते हैं, अगर आप मैप में देखिएगा तो आपको नजर आएगा ये नॉर्थ सी है। ठीक है, अच्छे से ज्योग्राफी को समझने का प्रयास कीजिए, तब जाकर के आपको यहाँ की पॉलिटिक्स समझ में आएगी, है ना। तो यहाँ पे है नॉर्थ सी। ठीक है, अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जमीन, यहाँ पे ये है आपको फ्रांस। ठीक है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। और हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पानी है ना, पानी का ऐसा रास्ता है ना, पानी का ऐसे रास्ता है। ठीक है, देख रहे हैं ना, इंग्लैंड के नीचे अगर हम बात करें ऐसे, है ना, इंग्लैंड के नीचे और फ्रांस के ऊपर ये पानी का पतला सा चैनल है, रास्ता है ना। इसका नाम है इंग्लिश चैनल। गौर कीजिएगा, क्या नाम है इसका? इंग्लिश चैनल। ठीक है, जो इंग्लैंड को फ्रांस से सेपरेट करता है, यह है इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया कि अगर नॉर्थ सी से, ये क्या है? नॉर्थ सी है, तो नॉर्थ सी से अगर हमको आना है, यहाँ क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यानी नॉर्थ सी से अगर हमको आना है अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, आपको पता है ना कि फ्रांस के बहुत नीचे जाएंगे तो फिर यहाँ पे आपको पड़ेगा इक्वेटर, है ना, बहुत नीचे, और इक्वेटर के भी नीचे जाएंगे तो दूसरी कंट्रीज पड़ेगी। खैर, मेरा मोटिव समझाने का ये है कि अगर नॉर्थ सी से हमको जाना है अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, इक्वेटर के नीचे जाएंगे क्या हो जाएगा? साउथ अटलांटिक ओशियन। इक्वेटर के ऊपर जाएंगे क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन।
तो अगर हमको नॉर्थ सी से जाना है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में तो इंग्लिश चैनल का यूज़ करना पड़ेगा। ये एक रास्ता जो है, पतला सा जो रास्ता है, इसे हमें यूज़ करना पड़ेगा, तभी जा करके हम नॉर्थ सी से इंग्लिश चैनल को होते हुए ही हम नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आ पाएंगे। या फिर इसका रिवर्स भी ट्रू है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से अगर हमको जाना है नॉर्थ सी में तो हम इंग्लिश चैनल का सहारा लेंगे और ऐसे होते हुए हम नॉर्थ सी तक पहुँचेंगे। ठीक है, पिक्चर क्लियर है? ध्यान से देखिए कि हाँ क्या चीज़ें हैं, है ना। चलिए, यहाँ तक कहानी क्लियर। चलिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मार्क कर दिया है ना, और यहाँ पे भी मैंने एक और पॉइंट मार्क कर दिया, यानी इंग्लिश चैनल में मैंने 2 डॉट दिखाए हैं, है ना। ये डॉट ए मान लीजिए इसका, और इसका मान लीजिए बी। ठीक है, बड़े समझ में आया आपको। चलिए, तो ये ए का नाम है और बी का क्या नाम है? ठीक है, तो ए को हम बोलेंगे गर्न्सी, GUERNSY। ठीक है, और बी को बोलेंगे हम जर्सी, JERSEY। ठीक है, आप बोलिएगा कि सर ये क्या लिखे हैं, गर्न्सी और जर्सी क्या है? समझिएगा, इंग्लिश चैनल में ना, इंग्लिश चैनल में 2 छोटे छोटे टापू हैं, आइलैंड हैं। अब जानते हैं ना कि पूरा पानी हो और बीच में कहीं जमीन उठा हुआ हो, उसको बोलते हैं आइलैंड, है ना। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या है, गर्न्सी, और बी क्या है, जर्सी। ठीक है, इसे हम अच्छे से अगर ऑफिशियल भाषा में बोलें, जैसे पेपर में लिखा जाता है, तो इसका नाम होगा ए का चैनल ऑफ गर्न्सी और इसका नाम होगा चैनल ऑफ जर्सी। ए का नाम क्या होगा, चैनल ऑफ गर्न्सी। इंग्लिश चैनल में ही एक टापू है, उठा हुआ है हल्का सा, ना, तो उसको बोलेंगे चैनल ऑफ गर्न्सी, और बी क्या है, चैनल ऑफ जर्सी। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। चलिए, एक चीज और, स्कॉटलैंड के और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में आ जाइए, तो यहां पे भी आपको छोटा सा टापू मिलेगा, बहुत छोटा सा टापू। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आइल, ASLE, आइल ऑफ मैन। ठीक है, अच्छे से समझिए इसको बोलते हैं आइल ऑफ मैन। ठीक है, ये कहाँ है, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इन दोनों के बीच में, है ना। इसके राइट साइड में और स्कॉटलैंड के लेफ्ट साइड में आइल ऑफ मैन है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, आप सोच रहे होंगे सर आइल ऑफ मैन क्या है और ये सर क्या कोई यूज़ है क्या इसका? देखिए सर कितना सारा यूज़ होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए, पहली बात ये समझिए कि वेल्स को और इंग्लैंड को, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, यानी हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड और प्लस वेल्स। ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स दोनों को हम जोड़ दें तो इसको हम बोलते हैं ब्रिटेन। ठीक है, पेपर में या मीडिया आउटलेट में या न्यूज़ में जो आप सुनते हैं ब्रिटेन, वो असली में इस इंग्लैंड की ज़मीन को और वेल्स की ज़मीन को मिला करके एग्रीगेट फॉर्म में, उसे कंबाइंड फॉर्म को कहते हैं हम लोग ब्रिटेन। क्लियर है ब्रिटेन क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंग्लैंड, ठीक है, प्लस वेल्स और प्लस स्कॉटलैंड, यानी ये तीनों ज़मीन, ये पूरा का पूरा स्कॉटलैंड, ये पूरा का पूरा इंग्लैंड और ये वेल्स, ये छोटी सी ज़मीन, तो वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिला के बोलते हैं हम लोग ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, गौर कीजिएगा, इंग्लैंड और वेल्स को मिला क्या कहा हमने, ब्रिटेन। इंग्लैंड, वेल्स और प्लस स्कॉटलैंड को मिला के बोलते हैं हम लोग ग्रेट ब्रिटेन। इसको जरा लिखिए, मैं लिखता हूं इंग्लैंड प्लस वेल्स और प्लस स्कॉटलैंड, इसका नाम हो गया आपका ग्रेट ब्रिटेन। क्लियर है? इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, ये क्या हो गया, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, चार जमीनें हैं। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन चारों को अगर मिला दें तब हम क्या कहेंगे, तब एक और नया नाम दिया गया है। सोचिए जरा, नाम क्या होगा इसका, मैं लिखता हूं यहां पे, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड और प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, इसका नाम क्या है इन चारों का, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, इन चारों को मिला के बोलते हैं हम लोग यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हैं यूके। यही यूके जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो यही यूके है। जब भी मैं यूके कहूंगा ना, समझिए कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन चारों को मिला के कहा जा रहा है, ये चारों टेरिटरी को मिला के कहा जा रहा है। देखिए समझिए ध्यान से, इंग्लैंड अपने आप में कोई देश नहीं है,
है ना। ये बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है ना कि हम किसको कंट्री बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे। इंग्लैंड अपने आप में कोई कंट्री नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग मन में सवाल उठ रहा होगा कि इंग्लैंड जब कंट्री नहीं है तो उससे क्यों स्पोर्ट्स टीम जाती है, क्रिकेट टीम क्यों जाती है, सब धीरे क्लियर करूंगा मैं, पर धीरे धीरे मेरे साथ चलते जाइए। इंग्लैंड कोई भी कंट्री नहीं है, उसी तरह से स्कॉटलैंड भी कोई कंट्री नहीं है, नॉर्दर्न आयरलैंड भी कोई कंट्री नहीं है, और वेल्स भी कोई कंट्री नहीं है। यानी चारों जो मिलकर यूके बनाता है, कौन कौन, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चारों जो मिलकर बनाता है यूके, ये चारों अपने आप में कोई कंट्री नहीं है। इंग्लैंड कोई कंट्री नहीं है। अगर आप गूगल पे टाइप कीजिएगा, सर्च कीजिएगा लिस्ट ऑफ कंट्रीज, तो उसमें आपको इंग्लैंड, वेल्स या स्कॉटलैंड या नॉर्दर्न आयरलैंड कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चारों कंट्रीज हैं ही नहीं। तो पहली बात ये समझिए आप, मैं चारों को मार्क कर रहा हूँ, जो कन्फ्यूजन होता है अक्सर लोगों में, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स, ये चारों के चारों को हम कंट्री नहीं कहेंगे, कोई कंट्री नहीं है। ये बात दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। चलिए एक चीज़ और, अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये सब क्या है, ये सब मिसकंसेप्शंस है ना, जो लोगों के मन में होती हैं, कन्फ्यूजन होता है ना। तो पहला बात ये समझिए कि हाँ, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स, ये चारों के चारों कोई भी अपने आप में कंट्री नहीं है। दूसरा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि क्या ग्रेट ब्रिटेन ये कोई कंट्री है, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट ब्रिटेन का, ये कोई कंट्री है, तो अभी मैंने पढ़ा ग्रेट ब्रिटेन क्या है, वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, ये तीनों को मिला करके, यानी तीनों को मिला के क्या बोल रहे हैं हम, ग्रेट ब्रिटेन। तीन टेरिटरी, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, जमीन का तीन टुकड़े को मिला के क्या बोल रहे हैं हम लोग, ग्रेट ब्रिटेन। गौर कीजिएगा, ग्रेट ब्रिटेन भी कोई कंट्री नहीं है, ठीक है, तो ये भी कोई कंट्री नहीं है। समझिए इस चीज को, हम क्लियर समझिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट कि हाँ, ब्रिटेन, हम बात कर रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन के बारे में, ग्रेट ब्रिटेन कोई कंट्री नहीं है, ठीक है। चलिए यूके, यूके कंट्री है, ये समझिए आप, यूके जो है वो एक कंट्री है, ठीक है। यूके कंट्री है, किससे बना हुआ है, वेल्स से, इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से और नॉर्दर्न आयरलैंड से। तो जिन जिन टेरिटरी से मिल करके यूके बना है, ठीक है, वो टेरिटरी क्या कहलाएगा, उसका कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम एक ऐसा घर बनाते हैं, है ना, इस घर में ये एक ईंटा है, उसका नाम है ए, एक और ईंटा है, ब्रिक है, उसका नाम है बी, एक और ब्रिक है, इसका नाम है सी। तो हम कहेंगे ना कि ये घर का कंस्टिट्यूएंट क्या है, ये ईंटा है ना, ये ब्रिक है, ब्रिक क्या है, कंस्टिट्यूएंट है। कंस्टिट्यूएंट मतलब जो उसको बनाता है, ठीक है। मैं कभी इंग्लिश का क्लास लूंगा तो आप लोगों को समझाऊंगा ना कि कंसिस्ट ऑफ, है ना, और मेड अप ऑफ में क्या डिफरेंस होता है ना। लेकिन चूंकि मैं अभी इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। पर ये समझिए ये क्या है, ये कंस्टिट्यूएंट है। उस तरह से यूके का, यूके किससे बना हुआ है, वेल्स से, इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से और नॉर्दर्न आयरलैंड से, ये चारों यूके का कंस्टिट्यूएंट कंट्री है। गौर कीजिएगा, यानी हमने क्या सीखा, मैं इसे थोड़ा रब कर देता हूं। चलिए तो जरा समझिएगा, तो मैंने क्या सीखा, तीसरा चीज कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स, ये चारों के चारों क्या है, कंस्टिट्यूएंट कंट्री है ना, ये कंस्टिट्यूएंट कंट्री है फॉर यूके। यूके का ये कंस्टिट्यूएंट कंट्री है, या ऑफ कहिए, ऑफ यूके, तो कंस्टिट्यूएंट कंट्री है, लेकिन ये अपने आप में कोई कंट्री नहीं है, ये सब मिल के बनाते हैं यूके, है ना। जैसे कैसे बनाया जाता है, एक ब्रिक ए है, एक ब्रिक बी है, तो ए अपने आप में घर नहीं है ना, एक तो ब्रिक है, ठीक है। जैसे ये अभी हम देखा ना कि ये बड़ा सा घर है, इस घर को बनाने के लिए मैंने ये ईंट यूज़ किया है, फिर मैंने ये ब्रिक यूज़ किया है, फिर मैंने ये ब्रिक यूज़ किया है, तो ए बी सी अपने आप में घर नहीं है, लेकिन ए बी सी सब मिल करके घर बना रहा है। बात समझ आ रहा है ना। उस तरह से यहाँ पे वेल्स अपने आप में जो है वो कंट्री नहीं है, इंग्लैंड अपने आप में कंट्री नहीं है, स्कॉटलैंड अपने आप में कंट्री नहीं है, नॉर्दर्न आयरलैंड में कंट्री नहीं है, लेकिन ये चारों जब मिल जाते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से यहाँ पे ईंटा मिल जा रहा है, ब्रिक मिल जा रहा है, तो ये चारों मिल करके क्या बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, यानी एक देश बनाते हैं, उसका नाम है यूके। तो ये समझिए क्या है यूके, क्या है यूके, कंट्री है, ठीक है। चलिए यहां तक कहानी क्लियर है। चलिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि नॉर्थ सी से अगर हमको आना है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, तो इंग्लिश चैनल का यूज करें। देखिए मैप को हमेशा देखिए, ये प्रयास मत कीजिए कि एक ही बार में आपको चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि एग्जाम में ना आपसे कहीं भी पूछ देगा, ग्लोब में कहीं से पूछ देगा, तो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ कहाँ से कहाँ जाएं, तो हमको किसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्लियर है। एक चीज़ और, ये इंग्लिश स्टेट है। चलिए अब इसको थोड़ा सा मैं रब करता हूँ, थोड़ा समझाने के लिए आप लोग को, और इसको आप देखिएगा अगर मैप में ना, तो ये इंग्लैंड जो है वो थोड़ा सा ऐसे टाइप का है ना, थोड़ा सा ऐसे टाइप का है, ऐसे टाइप का,
देखिएगा अगर कि यहाँ पे रास्ते जो है ना वो पतले हो गए हैं, इंग्लिश इंग्लिश चैनल जो है यहाँ पर पतला हो गया है ना, पतला सा, यहाँ चौड़ा है बहुत वाइड है, यहाँ बहुत नैरो डाउन हो गया ना, बहुत छोटा सा हो गया, ठीक है, ये पतला सा रास्ता, ये ज़मीन का टुकड़ा है इंग्लैंड, नीचे है फ्रांस और यहाँ बहुत पतला सा रास्ता है। तो ये पतला सा जो रास्ता है ना, ठीक है, जो पतला सा रास्ता है इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट, STRAIT, ठीक है, GST नहीं हो, सीधा हो जाएगा STR, स्ट्रेट, ठीक है, ये स्ट्रेट है। क्या नाम है इसका? स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है, समझिएगा। इंग्लिश चैनल जहाँ पे सबसे सिकुड़ जाता है, सबसे पतला हो जाता है, नैरो डाउन हो जाता है, वहाँ पे उस जगह को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है। यानी हम अपने बात को ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्थ सी से अगर हमको आना है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, तो हमको नॉर्थ सी से ऐसे बढ़ते हुए स्ट्रेट ऑफ डोवर को क्रॉस करते हुए, जो कि इंग्लिश चैनल में है, उसको क्रॉस करते हुए ही हमको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आना होगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है? तो हम लोगों ने सीखा कि अच्छा ब्रिटेन किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, किसको बोलते हैं यूके। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कॉन्सेप्ट नंबर 4। ठीक है, देखिए मैं 3 टेरिटरी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कहीं आइलैंड के बारे में बात कर रहा हूँ, छोटे से टापू के बारे में। एक है आइल ऑफ मैन, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने टिक लगा दिया है, आइल ऑफ मैन। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट को, इस ए को, ये टापू है ना, टापू नंबर ए है ना, ए, और टापू नंबर बी। ठीक है, तो ए, बी और आइल ऑफ मैन मैं लिख रहा हूँ, ए और बी और आइल ऑफ मैन, है ना, गौर कीजिएगा, आइल ऑफ मैन, ए और बी, ये 2 टापू ए और बी जो इंग्लिश चैनल में है, और आइल ऑफ मैन यहाँ पे भी टापू है ना। ठीक है, हालांकि जो टापू कहना सही नहीं है टेक्निकली, क्योंकि टापू बोलते हैं आइलैंड को, और आइलैंड से भी छोटा होता है आइल। खैर, लेकिन समझाने के लिए आप लोग को कि ये जमीन का टुकड़ा जिसे हम आइल ऑफ मैन कह रहे हैं, ये ए और ये बी, ठीक है, ये तीनों को अगर मिला दें, गौर कीजिएगा, ए, बी और आइल ऑफ मैन, जब मैं ए कह रहा हूँ, ए का नाम क्या है? चैनल ऑफ गर्नसी, मैंने पढ़ा था ना अभी ना, और बी चैनल ऑफ जर्सी। तो गौर कीजिएगा, चैनल ऑफ गर्नसी, चैनल ऑफ जर्सी और आइल ऑफ मैन, इस तीनों टापू को अगर मिला दें, ठीक है, तो इस तीनों को बोलते हैं हम लोग क्राउन डिपेंडेंसीज। ठीक है, क्राउन डिपेंडेंसीज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है क्राउन डिपेंडेंसीज? देखिए नाम से क्लियर है, डिपेंडेंसीज मतलब क्या? जो निर्भर होता है। ठीक है, कैसे बच्चे माता पिता पर निर्भर होते हैं, है ना, डिपेंडेंट है, उस तरह से ये लोग भी डिपेंडेंट है, लेकिन किस पे? क्राउन पे। क्राउन तो पता ही है आप लोग को कि यूके में ना, ठीक है, पहले तो थी क्वीन एलिजाबेथ, वो तो मर गई, अब उनके बाद कौन आया है? किंग। ठीक है, तो वो राजा हैं, है ना, तो राजा हो या रानी हो, ठीक है, अब इनका नाम क्या है? किंग चार्ल्स, है ना, किंग चार्ल्स 3 है वो। खैर, तो किंग चार्ल्स जो हुए, ठीक है, या क्वीन थी जब, ठीक है, तो इन्हीं को कहा जाता था क्राउन। गौर कीजिएगा, जो राजा हैं या रानी हैं, है ना, इन्हीं को कहते हैं मोनार्क, MONARCH, है ना, मोनार्क कहते हैं। तो ये ए, बी और आइल ऑफ मैन, आइल ऑफ मैन, चैनल ऑफ गर्नसी, चैनल ऑफ जर्सी, ये तीनों के तीनों जो है ना वो क्राउन पे डिपेंड है। ठीक है, लेकिन समझिएगा, क्राउन पे डिपेंड होने का मतलब ये नहीं होता है ना कि क्राउन उनका खर्च चला रहा है, ऐसा नहीं है, बस उन पर डिपेंड है। असली में ये चैनल ऑफ गर्नसी, चैनल ऑफ जर्सी और आइल ऑफ मैन, ये तीनों के तीनों जो है ना वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। गौर कीजिएगा, ये डिसीजंस जो है ना वो क्या लेते हैं? खुद लेते हैं, यानी इंडिपेंडेंट है ये, है ना, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बस कहने के लिए ऑन पेपर वो क्राउन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, दुनिया के बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो यूके के जो हेड हैं, जो किंग हैं या क्वीन हैं, उनको मानते हैं हेड ऑन पेपर, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उनसे ही सारा डिसीजन लेते हैं वो, नहीं, बस वो दिखाते हैं कि हाँ हम मोनार्क को हेड मानते हैं। इंडिया नहीं मानता है मोनार्क को हेड। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ाएंगे आपको जब हम लोग पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में। ठीक है, लेकिन समझिए ये तीनों जगह आइल ऑफ मैन के जो गवर्नमेंट होंगे, यहाँ पे चैनल ऑफ गर्नसी और जर्सी, ये तीनों जगह का जो गवर्नमेंट है ना वो खुद पे अपने डिसीजन चलाती है, अपने खुद से फैसले लेती है, वो क्राउन पे से फैसले नहीं लेती है, लेकिन फिर भी क्राउन के अंदर रहते हैं वो। ठीक है, तो ये तीनों कहा गया क्राउन डिपेंडेंसीज। ठीक है, बढ़िया से समझिए ध्यान से, क्या क्राउन डिपेंडेंसी जो है वो यूके का हिस्सा है? जवाब है नहीं। क्राउन डिपेंडेंसी जो है वो यूके का हिस्सा नहीं है, यानी यूके के तिजोरी में जो पैसा जाएगा वो ए से
और बी से और आइल ऑफ मैन से, इन तीनों से कोई भी कमाया हुआ पैसा यूके के ट्रेजरी में, यूके के खजाने में नहीं जाएगा। ठीक है, यानी यूके जो है वो क्राउन डिपेंडेंसीज को इंक्लूड नहीं करता है। यूके में ये तीनों क्राउन डिपेंडेंसीज नहीं है, समझिएगा। यानी हम कह सकते हैं ना ऐसे इंग्लिश में कि यूके इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्राउन डिपेंडेंसीज। ठीक है, उससे वो स्वतंत्र है। ठीक है, अच्छे से समझिए। देखिए ये स्ट्रेट ऑफ डोवर को ना बढ़िया से अच्छे से याद रखिए। ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रेट आपको बहुत सारे आएंगे जमीन में, धरती पे। जब पढ़िएगा अपना ग्लोब के बारे में, ज्योग्राफी पढ़िएगा जब, तो बहुत सारे आएंगे। अभी तो एक है, तो याद हो जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे बहुत परेशानी होगी आपको। ठीक है, तो अच्छे से मैप को देखा कीजिए, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि ये आप लोग लिख लिए होंगे, मैं रब करता हूँ। एक चीज़ और, अब इसमें आगे बढ़िए। तो मैंने गौर कीजिएगा, मैंने आपको बताया कि वेल्स और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये और ये चारों मिला के क्या बनता है? यूके। ठीक है, ये चारों मिला के क्या बनता है? यूके। तो आप बोलिएगा कि सब ये इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये चारों मिलकर जब बनाता है यूके, तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हम क्यों लिखे हैं, इसका यूज़ क्या है? ठीक है, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा कि इसका यूज़ क्या है। चलिए, पांचवा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हम आपसे बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स, है ना, ISLE है, इसको आइल्स बोलते हैं, है ना, आइसलेस नहीं बोलते हैं, आइल्स, है ना, ये भी ISLE, आइल बोलते हैं इसको, है ना, आइसल नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश आइल्स जो है, ठीक है, अगर हम ये बोलें ब्रिटिश आइल्स, ये क्या है? तो ब्रिटिश आइल्स में ना जितना आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हो ये सब आ जाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। ब्रिटिश आइल्स में जितने आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हो सब आएगा, यानी इसमें पूरा यूके आ जाएगा। यूके यानी क्या? नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, यानी ये आ गया, स्कॉटलैंड आ गया, इंग्लैंड आ गया और वेल्स आ गया, चारों आ गया। इसके अलावा यानी कौन कौन आ गया इसमें? यूके आ गया। जब मैंने यूके कहा यानी चारों आ गया, जो मैं टिक लगा दिया है, ये और ये। ठीक है, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये वेल्स है। चलिए, जो ब्लैक बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है आपको टिक मार्क, ये चारों यूके में है, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, है ना, चारों यूके आ गया। इसके अलावा तीनों क्राउन डिपेंडेंसीज, यानी आइल ऑफ मैन, चैनल ऑफ गर्नसी और जर्सी, ये तीनों क्राउन डिपेंडेंसीज भी मैं लेता हूँ यहाँ पे, क्राउन डिपेंडेंसीज। ठीक है, गौर कीजिएगा, क्लियर है? क्राउन डिपेंडेंसीज मैंने लिख दिया, है ना, यानी आइल ऑफ मैन भी आ गया, ए भी आ गया और बी भी आ गया। ठीक, इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी आ गया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, समझिए। यानी जितना आपको ब्लैक बोर्ड पर नजर आ रहा है सब चीज़ ना, नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, आइल ऑफ मैन हो गया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ए हो गया यानी चैनल ऑफ गर्नसी और बी चैनल ऑफ जर्सी, ये सब के सब, फ्रांस नहीं, गौर करिएगा फ्रांस नहीं लिखे हैं हम, ये सब के सब आते हैं ब्रिटिश आइल्स में। ठीक है, आप पूछ रहे हो कि ब्रिटिश आइल्स है क्या? देखिए, ब्रिटिश आइल्स बोले हम या हम बोले ग्रेट ब्रिटेन, ये सब क्या है? एक तरह का कोई कंट्री तो है नहीं, ब्रिटिश आइल्स कोई कंट्री नहीं है। अभी बताया ना, यूके कंट्री है, लेकिन क्राउन डिपेंडेंसी कोई कंट्री तो है नहीं, है ना। उस तरह से तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी, तो हमको कहना ये है सिंपल चीज़ कि सब कंट्री नहीं है। ये क्या है? आपने क्या किया? आपने जमीन के कुछ कुछ टुकड़े को मिला दिया, कुछ नाम दे दिया, यानी एक तरह का ये ज्योग्राफिकल यूनिट है ना, ज्योग्राफिकल यूनिट है। उसी तरह से ग्रेट ब्रिटेन भी क्या है? कंट्री तो है नहीं, तो क्या नाम कहेंगे इसको? ज्योग्राफिकल यूनिट है। जमीन की कुछ हिस्सों का मिला करके उसको संग्रह करके उसको कंबाइंड फॉर्म में हमने एक नाम दिया है। ठीक है, ताकि हम ऑन पेपर उसको दिखा सकें। तो ब्रिटिश आइल्स जो है वो क्या है? ज्योग्राफी। ठीक है, आप लोग का होमवर्क ये है, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो दिवाली में भी, तो गौर कीजिएगा, लंदन के साउथ में, लंदन के नीचे अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें छोटा सा एक टापू मिलेगा जो टच करता है लंदन के सबसे साउदर्न पॉइंट को ना, सदर्न पॉइंट को टच करता है। यहाँ पे इस टापू का नाम क्या है? अगर आप बता पाएँ, सोचने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे बहुत छोटा सा टापू है, उसका नाम क्या है? लंदन के नीचे है ना, बहुत साउथ में है, इंग्लैंड के पूरे नीचे साउथ में, सदर्न पॉइंट पे है। ठीक है,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक्सट्रीम साउथ में, लेकिन साउथ में है, बहुत साउथ में है। तो यहाँ पे इस आयरन का नाम क्या है, ठीक है, ठीक है, जरा समझिएगा, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड करूँगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, सोचना है आप लोग को। और दूसरा, यहाँ पे भी अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको मैं पकड़ लेता हूँ, स्कॉटलैंड के ऊपर में भी हम बात करें तो यहाँ पे भी एक आइलैंड है और यहाँ पे भी एक आइलैंड है, दोनों आसपास में, यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। इसका नाम क्या है, ये आपका होमवर्क है। और इसका नाम क्या है, ये होमवर्क है। ये 1 होमवर्क, ये 2 होमवर्क और ये 3 होमवर्क। ये तो मैं जानता हूँ कि आप लोग होमवर्क करेंगे नहीं, बट फिर भी तो सोचिए इस पर कि हाँ, इस आइलैंड का नाम क्या है, ठीक है, इस ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम क्या है, और यहाँ पे जो छोटा सा टापू है इसका नाम क्या है, इस तीनों का, ठीक है। फिर जब आप तीनों का नाम जान जाएंगे, ठीक है, तो फिर मैं इसको भी शामिल कर लूँगा अपने डिस्कशन में, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिए आप लोग कि क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं इसे रब करता हूँ अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा समझिएगा, यूके में 2 पार्टी बहुत फेमस है जो बहुत न्यूज़ में आ रही है, कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा है लेबर पार्टी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूके में 2 ही पार्टी है, ऐसा नहीं है। यूके मल्टी पार्टी सिस्टम है, यूके में ना बहुत सारी पार्टीज है, कैसे इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है ना। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में 2 ही पार्टी है। ये अलग बात है कि इंडिया में मुख्यतः प्राइमरली हम लोग बोलते हैं 2 पार्टी, एक बीजेपी जो मोदी लेड गवर्नमेंट है और दूसरा है कांग्रेस, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सेंट्रल लेवल पर सिर्फ बीजेपी ही है, कांग्रेस ही है और नहीं है, बहुत सारी पार्टीज है। लेकिन मेनली प्राइमरली मुख्यतः 2 ही पार्टीज है, बीजेपी और कांग्रेस, है ना। यही दोनों जो है वो या तो अकेले सरकार बनाती है या कोalition करके बनाती है ना। तो ये मेन पार्टीज यही है। उस तरह से यूके में 2 पार्टी है मेन, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, ठीक है। तो समझिए जरा, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, यही 2 मेन पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, ठीक है। देखिए समझिएगा, भारत जब गुलाम था ना, तो उस वक्त भारत जब गुलाम था तो उस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी ही थी। लेबर पार्टी के आने पर ही हमें आज़ादी मिली है। ये बहुत लोग को याद नहीं होगा या समझते नहीं होंगे, समझिएगा, लेबर पार्टी ने ही भारत को आज़ाद किया। जैसे ही यूके के गवर्नमेंट में लेबर पार्टी जीती, उसी तरह से उन्होंने यह आदेश दिया कि भारत में फ्रीडम दो, भारत में आज़ादी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो नेशनल लीडर्स लोग थे उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया, मैं उनके स्ट्रगल्स को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि हमें बहुत सपोर्ट मिला। जैसे हमारा एक कंट्री इंडिया है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स थे, है ना, जो हमें सपोर्ट कर रहे थे, जो हमें फ्रीडम दिलाने के लिए। और प्लस जो ब्रिटेन है यहाँ पे, यानी यूके हम बात कर रहे हैं, यूके में जैसे ही लेबर पार्टी ने आई ना, ठीक है, तो लेबर पार्टी ने हमें फ्रीडम दे दिया। तो समझिएगा, अगर यूके में लेबर पार्टी नहीं आई होती, कंजर्वेटिव पार्टी ही रहती, तो हमें आज़ादी मिलने में और ज़्यादा वक्त लगता, हो सकता है 10 साल और लगता, ठीक है। ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इंटरनल फैक्टर्स भी थे, नेशनल लीडर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे, है ना, आउटसाइड सपोर्ट, यूएन का बनना और बहुत सारी चीज़, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ कि हाँ, लेबर पार्टी जब थी, उन्हीं के संपर्क में आने पे, उन्हीं के सत्ता में आने पे हमें जो है वो क्या है, फ्रीडम मिला है। तो ये बात को समझिए जरा, लेबर पार्टी, ठीक है। हाँ, अपने डिसीजंस को ना, हाँ, अपने बातों को कंजर्वेटिव पार्टी तक रखेंगे, क्योंकि यही कंजर्वेटिव पार्टी जो है ना, पिछले 12 साल से, गौर कीजिएगा, सिर्फ पिछले 12 साल से कंजर्वेटिव पार्टी ही यूके में गवर्नमेंट बना रही है। जब मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूके में सेंट्रल गवर्नमेंट 12 साल से, अभी चल रहा है कितना, 2022, 12 साल जाइए बैक, यानी 2010, तो 2010 से लगातार 2022 तक कंजर्वेटिव पार्टी की ही सरकार चल रही है, ठीक है। तो इससे आपको ये अंदाजा तो लग गया होगा कि पब्लिक का ना कंजर्वेटिव पार्टी के बारे में क्या थिंकिंग है, पब्लिक परसेप्शन क्या है, ये आपको मालूम पड़ गया। पब्लिक लगातार 12 साल से एक ही पार्टी को जिताई जा रही है, यानी पब्लिक का बहुत भरोसा है कंजर्वेटिव पार्टी में, ठीक है। लेबर पार्टी जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है, ठीक है। कहानी क्लियर? चलिए, तो मुझे ये कहना है कि जरा इसको समझिएगा, कंजर्वेटिव पार्टी से ही ना बहुत सारे लीडर्स हैं जिसको आप नाम जान रहे हो, जैसे हम बोलते हैं मार्गरेट थैचर, GARET, थैचर, है ना,
दूसरा अगर हम बात करें बोरिस जॉनसन, JOHNSON, है ना। लिज ट्रस, ठीक है। थेरेसा मे, ठीक है। ऋषि सुनक, ठीक है। यही सब नाम है जो बहुत मीडिया में उछल रहा है और आप जानते भी होंगे सबके बारे में, ठीक है। बोरिस जॉनसन के बारे में तो बहुत फेमस पढ़े होंगे कि बहुत सारे PM जो बने हैं वो सब कोशिश कर रहे थे ना कि क्या कि यूके यानी ब्रिटेन कहिए इसको शॉर्ट में, ठीक है। तो ब्रिटेन को ना यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालने के लिए, है ना। यूरोपियन यूनियन जो है उसमें क्या है, बहुत सारे देशों का संगठन है वो, है ना, बहुत सारा कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। इसमें पहले ब्रिटेन भी था, ठीक है। यूरोपियन यूनियन क्या है, बहुत सारे देशों का संगठन है यूरोपियन यूनियन, उसमें पहले ब्रिटेन भी था। तो ब्रिटेन को ना यूरोपियन यूनियन से बाहर निकाला गया, इसको बाहर निकाला गया, ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन खुद चाहती थी ना कि हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा ना रहें, हम उससे बाहर निकल जाएं, ठीक है। इसे मैं जब पढ़ाऊंगा जब आपको ब्रेक्जिट के बारे में तो समझ में आएगा। तो समझिए, यानी ब्रिटेन जो है वो क्या कर गया, एग्जिट कर गया। ये मतलब बाहर निकलना, बाहर निकल गया। तो ब्रिटेन और प्लस एग्जिट, तो ब्रिटेन का 3 लेटर यहाँ पकड़ लीजिए, BRI, और यहाँ का लास्ट 3 लेटर ये पकड़ लीजिए, तो BRI XIT, यही हो गया ब्रेक्जिट, ठीक है। सुनिए, ब्रेक्जिट मतलब क्या होता है, ब्रिटेन का बाहर निकलना, ब्रिटेन का बाहर निकलना, किससे बाहर निकलना, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना, ठीक है। तो समझिए कॉन्सेप्ट को। तो ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के समर्थन में है कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी शुरू से ही चाहती थी कि ब्रेक्जिट हो जाए, यानी ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालने के पक्ष में थी कंजर्वेटिव पार्टी। तो जब कंजर्वेटिव पार्टी अगर पक्ष में है तो कंजर्वेटिव पार्टी के सारे लीडर्स जो हैं वो सब उसके पक्ष में रहेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी पार्टी का जो आइडियोलॉजी होती है उसी आइडियोलॉजी को टो करते हैं सारे लीडर्स, तभी तो उसी पार्टी में है वो, ठीक है। तो कंजर्वेटिव पार्टी, जब मैंने ये कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालना चाहती है, उनका मत था कि वो बाहर निकल जाए, तो जितने इनके कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर्स होंगे, है ना, जैसे लिज ट्रस हुई, ठीक है, ऋषि सुनक हुए, ये सब के सब जो है ना वो चाहते थे कि ब्रिटेन जो हो वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाए। गौर कीजिएगा, मुझे अभी बात करना है ये 3rd नंबर और ये 5th नंबर, लिज ट्रस और ये ऋषि सुनक, ये दोनों के दोनों जो हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। तो ऋषि सुनक चाहते थे ना कि वो ब्रिटेन जो हो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाए। ऐसा हुआ भी, कई सारे PMs ने कोशिश किया, प्रधानमंत्री ने कोशिश किया कि ऐसा हो जाए, लेकिन फाइनली बोरिस जॉनसन ने ही ये काम किया और उनके PM के कार्यकाल में ही ऐसा हो पाया कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर निकल गया, ठीक है। इस पर भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे कि इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसे